एक छोटा सा गांव था हरिदासपुर, जहां कच्चा रास्ता, छोटे घर थे और बीच में एक मामूली सा घर था जहां शादी की तैयारियां हो रही थी। सभी लोग सजे धजे कपड़ों में बाहर खड़े थे और हवा में एक अजीब सी उत्सुकता और रोमांचक माहौल फैला था। माँ जी, देखो वो आ रही है हमारी भाभी। अरे बाप रे बाप, कितनी सुंदर होगी। मैंने सुना है बहुत अमीर घर से है। बेटी सुनीता, पता नहीं कैसी होगी। सुना है बहुत बड़े घर की बेटी है। हमारे यहाँ एडजस्ट कर भी पाएगी या नहीं, क्या करे अब। अरे यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारी गरीबी देखकर नाक ना सिकोड़े। अचानक एक सादी सी टैक्सी आकर रुकती है। सभी लोग उत्सुकता से देखते हैं। टैक्सी से एक बेहद सादे सलवार कमीज में लड़की उतरती है, अनन्या। कोई गहने नहीं, कोई मेकअप नहीं। अरे ये क्या है, ये तो एकदम सीधी सादी लग रही है। मैंने सोचा था अमीर लोगों की लड़की होगी तो सज धज कर आएगी। नमस्ते पापा जी, मैं अनन्या हूँ, आपकी नई बहू। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अनन्या अपने सर को ढकते हुए सभी बुजुर्गों के पैर छूती है। सुनीता हैरान रह जाती है। पूरा परिवार उसकी सादगी देखकर चकित था। खुश रहो बेटी, लेकिन तुमने इतने सादे कपड़े क्यों पहने हैं और कोई गहने जेवर भी नहीं है। माँ जी, मुझे लगा यहाँ आकर मुझे आपके जैसा बनना चाहिए। मैं शो ऑफ नहीं करना चाहती थी। सादगी ही सबसे बड़ा आभूषण है। वाह क्या बात है, पहले दिन से ही नाटक शुरू हो गया। देखने दो, आने वाले दिनों में ये कैसे रंग दिखाएगी। ये अमीर लोगों का तरीका होता है। अरे सुनीता, पहले भाभी को यहाँ तो आने दे, इतनी जल्दी क्या है जजमेंट करने की। पूरा परिवार घर के अंदर जाता है। 2 कमरे का छोटा सा घर, मामूली फर्नीचर, एक छोटा सा रसोई घर। अनन्या चारों ओर देखकर मुस्कुराती है। अनन्या, मुझे पता है ये घर बहुत छोटा है, तुम्हारे पापा के घर जैसा नहीं है। नहीं राजेश, ये घर बहुत प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ तो असली घर का एहसास है। बड़े घरों में ये गर्मजोशी नहीं होती। हाँ हाँ, बहुत खूब। अभी तो आए हो, रात को पंखा भी मर कर चलता है। एसी तक तो है नहीं यहाँ पर। बाथरूम कितना छोटा है, पूरे 36 लोगों का घर है। बेटी अनन्या, हमारे पास कुछ ज्यादा सुविधाएं नहीं है, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी ना। अगले दिन सुबह के सूरज के उगने के समय अनन्या जल्दी उठकर रसोई में काम करने लगती है। वो खुद झाड़ू पोछा करती है। सुमित्रा देवी उसे आश्चर्यचकित देखती है। अरे अनन्या, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई और ये सब क्या कर रही हो? अमीर घर की लड़कियां तो काम नहीं करती। माँ जी, मैं चाय बना रही हूँ सबके लिए, फिर नाश्ता बनाऊंगी। मुझे ये सब अच्छा लगता है, घर का काम करने में मजा आता है। बस भी करो, पहले दिन से ही दिखावा। अरे चुप करो माँ, इनकी बातों में मत आना, ये सब नकली है। अनन्या बिना कुछ कहे काम करती रहती है। कुछ दिनों बाद सुनीता जानबूझकर अनन्या के सामने रोना धोना शुरू कर देती है। वो नकली आंसू बहाती है। हाय राम, क्या करूं मैं? मेरा तो कोई अच्छा फ्रॉक भी नहीं है पहनने को। सारे कपड़े पुराने हो गए। मेरी सहेलियों के पास तो इतने सुंदर कपड़े हैं। अरे सुनीता, क्यों रो रही हो? चलो आज ही मार्केट चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ सुंदर से कपड़े खरीद दूंगी। इसमें रोने की बिल्कुल भी बात नहीं है। सच में? अरे बाप रे बाप, तुम मेरे लिए कपड़े खरीदोगी? कितनी अच्छी हो तुम भाभी। नहीं अनन्या, तुम्हें इतना खर्चा करने नहीं चाहिए, हमारी औकात नहीं है। दोपहर के समय अनन्या और सुनीता बाजार जाते हैं। सुनीता की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो दुकान में सबसे महंगे कपड़े चुनती है। सुनीता, जो भी पसंद है ले लो, पैसे की चिंता मत करो, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। अरे वाह, तो फिर ये वाला ले लेते हैं, और ये जूते भी बहुत अच्छे हैं, और ये बैग भी कितना सुंदर है। अब वो पूरा सामान कम से कम 10,000 का खरीदती है और घर वापस आकर सुमित्रा देवी सुनीता के ढेर सारी शॉपिंग बैग्स देखकर चौंक जाती है। हरिशंकर की आंखें भी फटी की फटी रह जाती है। ये सब क्या है सुनीता? इतना सारा सामान कहाँ से आया? ये तो बहुत महंगा लग रहा है। माँ, भाभी ने दिलवाया है, देखो कितना सुंदर है, सबसे अच्छी दुकान से लिया है। अनन्या बेटी, तुमने इतना खर्च क्यों किया? अरे हमारी इतनी औकात नहीं है कि इतना पैसा वापस कर सके। अरे भाई, ये तो हमारी 6 महीने की कमाई है। पापा जी, ये परिवार भी तो मेरा है। परिवार के लिए कुछ भी करना कोई बड़ी बात नहीं, पैसा तो आता जाता रहता है। लेकिन अनन्या, हमें ये सब वापस कैसे करना है? हमारी मेहनत की कमाई बहुत कम है। कुछ
कुछ दिनों बाद अनन्या खेत में काम करने जाती है। वो धान रोपने में मदद करती है। गर्म धूप में मेहनत करते समय वो कीचड़ में फिसलकर गिर जाती है। अरे देखो तो शहरी मैडम का हाल। मुझे तो लगता था तुम काम वाम नहीं करती होगी, अब पता चली असलियत। अरे यार, ये तो होता रहता है, कोई बात नहीं। चलो अब मिलकर काम करते हैं, मुझे सीखना है सब कुछ। अरे बेटी, तुम तो सच में बहुत मेहनत कर रही हो। वाह, मुझे लगा अमीर घर की बेटी काम नहीं करती। इसी बीच अनन्या का फोन बजता है। उसके पिता महेश अग्रवाल का कॉल आता है। अनन्या घर के पिछवाड़े में अकेले में जाकर बात करती है। अरे अनन्या, तुमने अब तक उस जमीन की कागजात की जानकारी नहीं भेजी। मैंने कहा था ना कि तुम वहाँ की सारी जानकारी निकालो। पापा, मैं ये काम नहीं करूँगी। ये लोग बहुत अच्छे हैं, मैं इनके साथ धोखा नहीं कर सकती। बकवास मत करो, तुम्हारी शादी इसलिए की है। वो जमीन मुझे चाहिए, वहाँ मॉल बनाना है। अनन्या का फोन सुनीता छुप कर सुन लेती है। उसके होश उड़ जाते हैं। वो घबराकर अपनी माँ के पास दौड़ कर जाती है। माँ जी हद है। भाभी के पापा हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं। ये सब प्लान था, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। अरे ये क्या कह रही है तू? ये तो बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। मैंने कहा था ना, हमारे साथ धोखा हो रहा है। पूरा परिवार इकट्ठा होता है। सभी अनन्या को शक भरी निगाह से देखते हैं। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो चुका था। अनन्या, सच्चाई क्या है? तुम हमारे साथ धोखा कर रही हो। मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं कर रहा था। नहीं, ये सच नहीं है। मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं पापा को मना कर दूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। अब बहुत हो गया। पहले हमें बेवकूफ बनाया और अब नाटक कर रही हो। क्या मुसीबत है? हमने तुझ पर इतना भरोसा किया था बेटी, ये धोखा क्यों किया? अगली सुबह महेश अग्रवाल काली गाड़ी के साथ गांव में आते हैं। उनके साथ कुछ गुंडे टाइप के लोग और कागज भी थे। पूरा गांव डर जाता है। हरिशंकर जी, आप ये जमीन मुझे बेच दीजिए, आपको अच्छा दाम दूंगा, वरना परेशानी हो सकती है। सेठ जी, ये जमीन हमारे बाप दादा की है। अरे ये तो हमारी 7 पीढ़ियों की मेहनत है। हम ये जमीन नहीं बेचेंगे। बस देखिए, अगर आप नहीं मानेंगे तो मुझे दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे। मैं बहुत पावरफुल आदमी हूँ, जान लीजिए इस बात को। तभी अनन्या आगे आकर अपने पिता के सामने खड़ी हो जाती है और उसकी आंखों में विश्वास था। पापा, बस भी करो, अब बहुत हो गया। मैं ये धोखा नहीं करने दूंगी। ये मेरे परिवार वाले हैं। अनन्या, तुम मेरे खिलाफ जा रही हो। मैं तुम्हारा बाप हूँ, ये क्या बात हुई? हाँ पापा, आप मेरे पिता हैं, लेकिन गलत है। अगर आपने इस परिवार को परेशान किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मेरे मरने के बाद ये जमीन ले लेना। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। रामू काका और कई सारे लोग आकर बोलने लगते हैं। महेश अग्रवाल को घेर लिया जाता है। सेठ जी, ये तो गलत बात है। अपनी बेटी का इस्तेमाल दूसरों को धोखा देने के लिए नहीं करना चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए भाई। अनन्या बेटी, तुमने सच्चाई दिखाई है। तुम हमारी सच्ची बेटी हो, मुझे माफ कर दो। भाभी, मुझसे गलती हुई। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। तुम्हारा दिल कितना साफ है। तुमने सिखाया है कि रिश्ते पैसे से नहीं, प्रेम से बनते हैं। मुझे तुम पर गर्व है। महेश अग्रवाल शर्मिंदा होकर अपने गुंडों के साथ वापस चले जाता है। पूरा गांव खुशी मनाता है। अनन्या पूरे परिवार को अपना बना लेती है। सभी लोगों का धन्यवाद। ये मेरा घर है और ये मेरा परिवार ही मेरी दौलत है। भगवान का शुक्र है। अरे खुश रहो बेटी, भगवान करे तुम्हारा परिवार ऐसे ही हमेशा खुश रहे। तुमने हमारी इज्जत बचा ली। कुछ महीनों बाद अनन्या गर्भवती होती है। पूरा परिवार खुशी मना रहा था। घर में दिवाली जैसा माहौल था। भाभी, अब तो मैं बुआ बनने वाली हूँ। कितनी खुशी हो रही है मुझे। मैं बच्चे की देखभाल करूंगी। माता रानी का आशीर्वाद है, घर में खुशियाँ आएंगी। नाते पोते की आवाज भी गूंजेगी। माँ जी, सच में अमीरी सिर्फ पैसों में नहीं होती, प्रेम और परिवार में होती है। यही सच्ची खुशी है। अनन्या, तुमने हमें जिंदगी का सही मतलब सिखाया है। अब मैं समझ गया हूँ कि असली अमीरी क्या होती है। अंत में पूरा परिवार एक साथ खुशी से रहता है। अनन्या ने दिखाया कि असली अमीरी दिल की भलाई और पारिवारिक प्रेम में होती है। गांव में उनकी कहानी मिसाल बन जाती है। सच कहा भाभी,
अब मुझे एहसास हुआ है कि सबसे बड़ी दौलत तो खुशहाल परिवार है। मैंने कितनी गलत सोच रखी थी। अरे यही तो है असली संस्कार। अनन्या बेटी ने हमें सिखाया कि असल में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। घर की इज्जत परिवार का प्यार है, यही असली खुशी है। जय हो। घर की इज्जत परिवार का प्यार, यही असली खुशी है। सीता और गीता दोनों बहनें थी, पर नियति का खेल ऐसा होता है, सीता अमीर घर में चली जाती है और गीता की शादी गरीब घर में हो जाती है। माफ करना गीता, आज घर आने में देरी हो गई, पर देखो आज मालिक ने मुझे 500 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। रमेश जी, अब आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। और अच्छा सुनो, कल तुम खाना मत बनाना। मालिक ने जो आज 500 रुपए दिए हैं ना, उससे हम दोनों पति पत्नी बाहर जाएंगे ढाबे पर खाना खाने। गीता और उसका पति बहुत गरीब थे, फिर भी गीता अपने गरीब पति के साथ खुश थी, क्योंकि रमेश और गीता छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते थे और रमेश गीता का बहुत ध्यान रखता था। तो वहीं अमीर सीता अमीर होने के बाद भी हर समय परेशान और चिड़चिड़ी रहा करती। हेलो अर्जुन, कहाँ रह गए तुम? अरे तुमने कहा था ना कि आज हम दोनों रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे और रात के 11 बज चुके हैं, पर अभी तक तुम्हारा कोई पता नहीं है। कहाँ हो तुम? सीता मुझे माफ करना, वो काम थोड़ा ज्यादा है तो मुझे समय लग जाएगा और आज हम बाहर भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि एक मीटिंग आ गई है। तो आधे घंटे में फ्री हो जाता हूँ, उसके बाद घर आता हूँ। तो तुम एक काम करना, कुछ अच्छा सा खाना बना के रख लेना, ठीक है? हम आज घर पे ही खाएंगे। क्या 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 कह रहे हो? मैं रात के 11 बजे खाना बनाओ? मुझसे नहीं होगा। तुमने वादा किया था ना कि आज हम दोनों बाहर का खाना खाएंगे, फिर क्यों? अब तुम ही इंतजाम करो इसका, मुझे नहीं पता कुछ। सीता अमीर तो थी, पर अपने पति का सही से प्यार नहीं मिल पा रहा था। समय तेजी से गुजरता है और देखते ही देखते 3 साल गुजर जाते हैं। सुनिए जी, शाम को आते हुए कुछ खट्टा खाने को ले आना, मेरा बहुत जी मचल रहा है। अरे ये क्या, आज तुम्हारा खट्टा खाने का मन कर रहा है? अब मेरी बात मानो तो एक बार डॉक्टर को दिखा लो, काफी दिनों से तुम ठीक महसूस नहीं कर रही। अरे 2-3 दिनों से उल्टियाँ हो रही हैं, चक्कर भी आ रहे हैं और खट्टा खाने का दिल भी कर रहा है। क्या पता खट्टा खाने से थोड़ा मन शांत हो जाए। अरे बहू, क्या तेरा मन सच में मचल रहा है क्या? खट्टा खाने का भी मन कर रहा है क्या? और बार बार उल्टी चक्कर भी आ रहे हैं क्या? अगर ऐसा है तो रमेश बेटा रात को आते टाइम इमली लेता आइयो, क्योंकि बहू बहुत जल्दी खुशखबरी देने वाली है। मैं कुछ समझा नहीं काकी। अरे तेरा बच्चा होने वाला है। तू भी ना, एक बात बता, अपनी अकल या गोइयां छीलने के लिए देखे आया है क्या? चुपचाप से कल समय निकाल कर अस्पताल लेके जाइयो, वहाँ बहू को दिखा दियो डॉक्टर को सही से। काकी अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही अपनी बीवी को अस्पताल ले जाऊंगा। चलो गीता, हॉस्पिटल चलते हैं। अब और लापरवाही करने का अब फायदा नहीं है। इतना बोलकर रमेश हॉस्पिटल जाने की तैयारी करता है तो सीता बड़ी परेशान होती है। उसकी परेशानी देखकर अब अर्जुन भी दुखी रहने लगा था। सीता, तुम ऐसे हिम्मत कैसे हार सकती हो? देखो तुम ही तो मेरा सहारा हो। हाँ, अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो मेरा क्या होगा? मुझे कौन हिम्मत देगा? देखो बच्चे की दिक्कत है ना, हाँ हमें बच्चा मिलेगा, हो जाएगा हमें बच्चा। तुम क्यों चिंता करती हो? हम बड़े अस्पताल में जाएंगे, वहाँ तुम्हारा इलाज करवाएंगे और उसके अलावा हम क्या करेंगे? हाँ, मंदिर जाएंगे, गुरुद्वारा जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, दुआ करेंगे, अरदास करेंगे, सब कुछ करेंगे। भगवान हमारी सुनेगा। तुम क्यों उदास हो रही हो? सब सही हो जाएगा यार। कुछ नहीं हो सकता अर्जुन, कुछ भी नहीं हो सकता। हमने जितने भी टेस्ट करवाए अब तक, सब में मेरे में ही कमी निकली है। मैं माँ नहीं बन सकती, अपने बच्चों को मैं गोद में नहीं खिला पाऊंगी। अब तो पूरी दुनिया मुझे ना ताने देगी कि मैं एक बांझू। मेरे पास धन दौलत की तो कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ मेरे एक बच्चे की। सीता, तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी है, क्योंकि मैंने तुम पे ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण तुम डिप्रेशन में चली गई और शायद उसी का ये नतीजा है जो आज हम भुगत रहे हैं। सारी गलती मेरी है, मेरी गलती है। मैं पहले अगर तुम पे ध्यान देता, तुम्हें समय देता, तो आज ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन अब वो गलती दोबारा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें लेके अस्पताल चलूंगा। चलो
अस्पताल चलते हैं। अर्जुन जबरदस्ती सीता को अपने साथ अस्पताल ले जाता है और पास में ही एक मंदिर में जाता है। दूसरी ओर ये खुशखबरी सुनने के बाद रमेश भी गीता के साथ इसी मंदिर में आता है, जहाँ दोनों बहनों की मुलाकात होती है। अरे दीदी, तुम यहाँ इस मंदिर में कितने दिनों बाद मिली हो। शादी के बाद तो तुम इस गरीब बहन को भूल ही गई हो। तुम्हें जैसे ही पता चला कि मेरे पति बहुत गरीब है, तुमने तो मुझसे रिश्ते नाते ही तोड़ दिए। ऐसा नहीं है, वो क्या है ना, मैं शहर गया था ना, तो कुछ काम में बिजी हो गया था और इसीलिए काम में बिजी होने के कारण सीता को लेकर तुम्हारे पास नहीं आ पाया। और सीता भी काम में इतना बिजी हो गई कि उसका भी ध्यान नहीं रहा, तो माफ करना। वो तो अच्छा हुआ ना हम लोग इस मंदिर में आए और मिल गए। हाँ जीजाजी, हम यहाँ इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे और माता रानी को धन्यवाद करने के लिए आए थे। आखिर उनकी वजह से ही तो इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है हमें। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? ऐसी कौन सी खुशखबरी मिल गई? अरे जीजाजी, मेरी गीता गर्भवती है। क्या तू गर्भवती है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब तेरा बच्चा तो मेरा भी बच्चा हुआ ना। हाँ, मैं उसे बहुत लाड प्यार करूंगी। हाँ दीदी, क्यों नहीं। आखिर मासी भी तो माँ समान होती है। पर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? गीता, अब तो मुझे डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। दीदी, तुम फिक्र मत करो, मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा है। तुम मेरे बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्यार कर सकती हो। और तुम ऐसा क्यों बोलती हो कि तुम्हारा बच्चा नहीं होगा? अब तो साइंस भी बहुत तरक्की कर चुका है, बहुत जल्दी तुम्हें दूसरा रास्ता मिल जाएगा। गीता, जब तक कोई दूसरा रास्ता नहीं निकल जाता तब तक तू मेरे साथ मेरे घर में रह लेना। और वैसे भी तू गर्भवती है, तेरा ख्याल रखना बहुत जरूरी है ताकि तुझे कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और वैसे भी रमेश भी काम पे चले जाते हैं ना, तो फिर तेरे साथ कौन रहेगा? घर में तो अकेली रह जाएगी ना। इसलिए तू मेरे साथ चल। और जो तेरी शिकायत है ना कि तेरी अमीर बहन तुझे भूल गई, ऐसा नहीं है गीता। चल कोई नहीं, तू आजा, तेरी वो शिकायत भी ना मैं जल्दी दूर कर दूंगी। सीता की जिद करने पर गीता मना नहीं कर पाती और अपनी बहन का दिल रखने के लिए उसके घर जाती है। समय यूं ही गुजरता है। देखते ही देखते गीता बहुत जल्दी प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। गीता देख, मेरी बेटी तो बिल्कुल मुझ पे ही गई है। हाँ दीदी, ये आपकी भी बेटी है। पर देखो ना, मुन्नी कितनी रो रही है। उसे एक बार मेरी गोद में दे दो, मैं अभी दूध पिला देती हूँ। नहीं नहीं, ये तेरी बेटी नहीं है, ये मेरी बेटी है। भले ही इसे तूने अपने 9 महीने कोख में पाला है, लेकिन उससे क्या होता है? इस बच्चे की सेवा पानी तो मैंने ही की है ना, तो उस हिसाब से बच्चा मेरा हुआ और मैं नहीं दूंगी तुझे। नहीं दीदी, ऐसा मत करो। मुन्नी मेरी पहली संतान है। बड़ी मुश्किलों से मैंने इसे जन्म दिया है। मुझसे मेरा बच्चा मत छीनो। नहीं, मैंने बोला ना, ये बच्चा मेरा है। मैं इसे बिल्कुल भी नहीं दूंगी तुझे। नहीं दीदी, आप गलत कर रही हैं। अब प्लीज हम गरीब से हमारा बच्चा मत छीनिए। हमें हमारा बच्चा दे दीजिए। रमेश और गीता अपने बच्चों की भीख मांगते हैं, पर सीता उन्हें उनका बच्चा नहीं देती और बच्चा लेकर वहाँ से भाग जाती है। और इस बारे में अर्जुन को पता चलता है। अर्जुन अपनी बीवी की गलती की माफी मांगता है गीता और रमेश से, और उसके बाद सीता की मानसिक हालत के बारे में भी उन्हें बताता है। मुझे माफ कर दो गीता, और रमेश तुम भी मुझे माफ कर दो। मेरी पत्नी तुम्हारे बच्चे को लेकर कहीं दूर नहीं जाएगी। वो तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे पास दे देगी। हाँ, वो वापस कर देगी। वो क्या है ना, मेरी पत्नी को जब से पता चला है कि वो माँ नहीं बन सकती, वो थोड़ी सी बावली सी हो गई है और वो बच्चे के पीछे इतना पागल हो चुकी है कि वो भूल चुकी है कि वो उसकी बहन का बच्चा है, उसका नहीं। बच्चा ना होने के कारण वो डिप्रेशन में चली गई, जिसके कारण वो अजीबोगरीब हरकतें करने लग गई। तो वो उसका बच्चा लेकर भाग गई। लेकिन तुम चिंता मत करो, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि खून खून को पुकार लेता है और तुम्हारा बच्चा तुम्हें वापस मिल जाएगा। मैं ला कर दूंगा तुम्हें तुम्हारा बच्चा। तुम चिंता मत करो, सब सही कर दूंगा मैं। बस तुम दुआ करना कि मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाए। जीजा जी, अब एक आप ही आखिरी सहारा है मेरे पास। मेरी बच्ची और पति के अलावा मेरा कोई नहीं है। हमें तो कोई धन दौलत भी नहीं चाहिए। मुझे मेरा बच्चा दे दो। गीता, तुम डरो मत। मैं तुम्हारी बहन को ढूंढ के निकालूंगा और तुम्हारा बच्चा तुम्हें वापस सौंपूंगा। ये मेरा वादा है। सीता की मानसिक हालत खराब हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी गरीब बहन का बच्चा लेकर भाग जाती है। सीता सीता सीता, तुम समझने की कोशिश करो। ये बच्चा तुम्हारा नहीं, तुम्हारी गरीब बहन का है। दे दो उसे। भगवान ने हमारी झोली में बच्चा नहीं दिया है। और जब मैंने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने मुझे बताया हमारा बच्चा हो सकता है, तुम्हारी गोद भर सकती है। हम सैरोगेसी के थ्रू बच्चा कर सकते हैं यार। आप सच कह रहे?
क्या मैं भी माँ बन सकती हूँ और गीता की जैसे मेरा भी बच्चा होगा? हाँ, लेकिन सैरोगेट मदर बनेगी कौन? कौन रखेगा 9 महीने मेरे बच्चे को पेट में? मैं बनूंगी दीदी। 9 महीने आपने मेरा और मेरे होने वाले बच्चे का बहुत ख्याल रखा है। अब समय आ गया है कि एक गरीब बहन अपनी अमीर बहन के एहसानों को चुकाए। तू सच कह रही है मेरी बहन? मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरी बहन। मैं तेरी गरीबी को देख के तुझसे दूर रहने लग गई थी, लेकिन आज वही मेरी गरीब बहन मेरे काम आ रही है। मैं बच्चे को देख के पागल हो गई थी मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। मैं अपनी सद्बुद्धि खो बैठी थी, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं तुझसे तेरा बच्चा कभी नहीं छीनूंगी। मुझे माफ कर दे मेरी बहन। सीता को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद गीता अपनी बहन की खुशी के लिए उसकी सरोगेट मदर बन जाती है और उसके बच्चे को अपनी कोख में पालती है। 9 महीने के बाद फिर गीता एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है और उस बेटे को वो अपनी बहन की गोद में रखकर वापस आ जाती है, जिसके बाद दोनों बहनों के बीच प्यार बढ़ जाता है और दोनों ही बहन अपने घर में हंसी खुशी रहने लगती हैं। कावेरी एक बहुत ही मतलबी और लालची किस्म की लड़की थी। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था, हमेशा बस अपने बारे में सोचती रहती। ऐसे एक दिन कावेरी अपनी बेस्ट फ्रेंड निशा के साथ मार्केट जाती है। दोनों शॉपिंग करते हैं, जिसके बाद खाना खाते हैं और बिल आता है 1000 का। कावेरी निशा से कहती है, निशा एक काम कर, इस बार तू पैसे दे दे, अगली बार मैं दे दूंगी। चल मैं नहीं देने वाली तुझे पैसे, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने तुझे पैसे दे दिए ना तो तू मुझे वापस नहीं देने वाली है। अरे बहन ऐसा नहीं है, तू तो मुझे जानती है ना, मैं थोड़ी ना हूँ ऐसी। अरे मैं तुझे ना अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। पैसे की वजह से ना मैं अपनी फ्रेंडशिप खराब नहीं कर सकती। अब जैसी भी है तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। लो, एक तरफ तू मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड कहती है और दूसरी तरफ अपनी बेस्ट की मदद करने से भी मना कर रही है। ये कैसी बेस्ट फ्रेंड हुई तू? अब तू मुझे ज्यादा इमोशनल मत कर, मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। अरे कैसी बात कर रही है तू? आखिर दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? अच्छा चल ठीक है, अब ज्यादा नौटंकी मत कर। मैं तुझे दे रही हूँ पैसे, लेकिन आगे से नहीं दूंगी। चल ठीक है बाबा, अगली बार मैं दे दूंगी। ऐसे ही कावेरी अपने सभी दोस्तों के साथ ऐसा ही किया करती। एक दिन कावेरी की शादी मयंक नाम के लड़के से हो जाती है। मयंक की माँ सुमन कावेरी का स्वागत करते हुए कहती है, आजा बहू आजा, अपने शुभ कदम इस घर में रख और इस घर को सुख समृद्धि से भर दे। इस घर में कभी किसी चीज की कमी ना हो, अनाज भी भरा हो, घर में लक्ष्मी आए। आजा बहू आजा, अंदर आजा। जी माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं इस घर में कभी भी कोई कमी नहीं होने दूंगी। मैं आपको सच की लक्ष्मी बन के दिखाऊंगी। अच्छा लक्ष्मी जी, मेरा मतलब है कावेरी जी, एक काम कीजिए, गृह प्रवेश करके घर के अंदर कदम रखिए। जी जी माँ जी, पहले मुझे आप ये बताइए कि रसोई कहाँ है, क्योंकि एक बहू की असली जगह ससुराल में उसकी रसोई होती है, जहाँ वो अपने परिवार के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है और उनको हेल्दी रखती है। और कहते हैं ना, जिस स्त्री की रसोई भरी रहती है ना, उसके घर में कभी भी कोई कमी नहीं रहती। सही कहा बहू, आ मैं तुझे रसोई दिखाती हूँ। अब आखिर वो रसोई मेरी बहू की ही तो है। मेरे बहू के शुभ कदम पड़ेंगे ना रसोई में तो कितना अच्छा होगा। इतना बोलकर सुमन अपनी बहू कावेरी को रसोई दिखाती है, जिसके बाद कावेरी मयंक के साथ आराम करने के लिए चली जाती है। अगले दिन कावेरी सुबह उठकर अपनी रसोई में जाती है, जहाँ वो बर्तन वगैरह देखकर बोलती है, मेरी सासू माँ ने भी ना रसोई में पुराने स्टाइल के बर्तन ग्लास रखे हैं। मुझे अपनी रसोई हाई फाई चाहिए, इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। उस दिन तो कावेरी अपनी पहली रसोई के लिए सबके लिए हलवा बना रही थी, लेकिन लगभग 1-2 दिन बाद वो मयंक से एक सुबह बोलती है, मयंक, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। वो क्या है ना, मुझे रसोई के लिए कुछ सामान लेना है। देखो कावेरी, शादी को 1 हफ्ता नहीं हुआ है, अब शादी के कारण ना कर्जा बहुत हो चुका है, तो ना मुझसे ना पैसे की उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं दे नहीं पाऊंगा। मुझे कर्जा देना यार। ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात और, वो जो राधा मौसी है ना, उनके यहाँ शाम को खाने पे जाना है, तो तैयार है ना? आऊंगा शाम को, और हाँ खाना मत बनाना। इतना बोलकर मयंक ऑफिस चला जाता है और शाम को जल्दी घर आता है। वो देखता है कि उसकी माँ और बीवी तैयार होकर बैठी हैं, जिस पर वो बोलता है, अरे आप दोनों रेडी हो? अच्छा एक काम करो, आप लोग ना 5 मिनट रुको, मैं फटाफट से जाता हूँ और तैयार होकर आता हूँ। मयंक जल्दी से फ्रेश होकर कपड़े बदल कर आता है। जिसके बाद पूरा परिवार सुमन की बहन राधा उसके घर जाते हैं, जहाँ राधा सभी का स्वागत करते हुए कहती है, अरे आ गए, आओ आओ दीदी, मयंक बेटा अंदर आ जाओ। बहू तू भी आ जा। ये लीजिए आपके लिए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें खाने पर बुलाया। अरे बेटा, इसकी क्या ही जरूरत थी,
वैसे दीदी सच कहूँ ना, आपकी बहू बहुत संस्कारी है। चलो अब समय बर्बाद किए बिना खाना खाते हैं और खाते खाते बात भी कर लेंगे। राधा सभी के लिए खाना लगा देती है, लेकिन कावेरी की नजर खाने से ज्यादा बर्तन पर थी। वो राधा के घर के स्टाइलिश बर्तन देखकर खुद से बोलती है, ये बर्तन तो मेरी रसोई में होने चाहिए थे। अगर मेरे घर में कोई खाने आ गया तो क्या सोचेगा उन गंदे बर्तनों को देख के। कुछ देर बाद सभी लोग खाना खा लेते हैं। इसके बाद राधा की मदद करने के लिए कावेरी रसोई में जाती है और राधा से कहती है, माँ जी आप जाकर सबके साथ बैठो, मैं करती हूँ ना रसोई की सफाई, और ये बर्तन भी खुद धो लूंगी मैं। आप जाइए माँ जी, इनके साथ बैठिए। जीती रहे बेटा, तू बड़ी मेहनती है। राधा बाहर जाकर बैठ जाती है, जिसके बाद कावेरी बर्तन धोने के बहाने से 2 कटोरियां और 1 प्लेट और 1 चम्मच धोकर अपने साथ लाए बड़े पर्स में डाल लेती है। कुछ देर बाद सभी के जाने के बाद जब राधा अपनी रसोई में जाती है तो वो बोलती है, अरे ये कटोरियाँ प्लेट कम लग रही है, शायद मैंने ही कम निकाली होंगी। कावेरी घर पहुंचकर सबकी नजरों से छुपाते हुए अपने बैग से 2 कटोरियां और प्लेट चम्मच निकालकर अपनी रसोई में सजाते हुए कहती है, अरे वाह वाह, ऐसे अच्छे अच्छे बर्तन तो सिर्फ मेरी रसोई में अच्छे लगते हैं। अब ये लोग पैसे नहीं देंगे तो क्या मैं अपनी रसोई को सजाऊं भी ना? मुझे तो सबसे अच्छा खाना बनाना लगता है और अपनी रसोई में अच्छी अच्छी चीजें सजाना लगता है। कावेरी को अपनी रसोई को लेकर लालच बढ़ता ही जा रहा था। पहली बार उसे राधा के घर से प्लेट और कटोरियां चुराई और दूसरी बार वो अपनी पड़ोसन के घर से मसालों के डब्बे चुरा लाई, क्योंकि उसने भी कावेरी को अपने घर पर बुलाया था अपने मसाले के डब्बे दिखाने के लिए। उनको दिखाते हुए निशा बोलती है, देखो कावेरी, ये ना पूरे 30 डब्बों का सेट है मसालों का, और ये ना ट्रांसपेरेंट है। इसमें ना पता चल जाता है कि कौन सा मसाला किस में है। हाँ सही है निशा, मैं भी अपनी रसोई के लिए ऐसे ही डब्बे लूंगी। ये कहते हुए कावेरी निशा के 30 मसालों के डब्बों के सेट में से 2 डब्बे अपने पल्लों में छुपाकर घर पर लाती है और बोलती है, बढ़िया ही दिखाने वाली, मेरी रसोई में भी ऐसे ही मसाले के डब्बे अच्छे लगते हैं। सच में मेरी रसोई कितनी अच्छी लग रही है ना। यहाँ अलग अलग तरह की प्लेटें हैं और मसाले के डिब्बे भी हैं। जल्दी ही मैं और भी सामान अपनी रसोई में भर दूंगी। कावेरी का लालच अपनी रसोई को अच्छा बनाने के लिए उसको गलत राह पर ले जा रहा था, क्योंकि वो अपनी रसोई को अच्छा बनाने के चक्कर में दूसरों के घरों से चीजें चुरा कर लाती थी और अब ये उसकी आदत बन चुकी थी। लेकिन एक शाम जब 2 महंगे से अलग कपों में कावेरी ने मयंक और सुमन को चाय दी तो सुमन ये देखकर बोलती है, बहू ये कप कहाँ से लाई है? अरे ये तो देखने में बहुत महंगे लग रहे हैं। माँ जी मैंने बोला था ना, आपकी ये बहू अपनी रसोई को खाली नहीं रहने देगी। मैंने धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपनी रसोई में बहुत सारी चीजें ऐड कर ली हैं। मयंक ने तो मुझे बताया था उसके पास पैसे नहीं है, तो ये तू नए नए कप कहाँ से लेकर आ रही है? और ये प्लेट भी नई नई लग रही है। अपनी रसोई में रखने के लिए सामान नहीं है क्या जो तो ये बाहर से लेकर आ रही है बहू? खैर छोड़ो, अब मैं क्या ही बोलूं। सुमन इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। कुछ दिन गुजरते हैं और एक शाम राधा सुमन के घर आती है, जहाँ कावेरी इन दोनों के लिए चाय लेकर आती है। तो चीनी डालने के लिए कटोरी और चम्मच राधा के घर से जो उसने चुराई थी उसी में वो रखकर उसे ले आती है। जिसके बाद राधा उस चीनी की कटोरी और चम्मच को देखकर बोलती है, ये कटोरी की डिजाइन तो मेरी कटोरी जैसी लग रही है। लगता है बहू को मेरी कटोरी का डिजाइन पसंद आ गया होगा। क्या हुआ राधा? कुछ नहीं दीदी, वो तो मैं डिनर सेट देख रही थी। वो क्या है ना, ये मेरे डिनर सेट जैसी है। मुझे बस बहू से पूछना था कि ये दोनों कटोरियाँ लाई कहाँ से है। वो क्या है ना, मेरी कटोरियाँ गायब हैं, तो मैं सोच रही हूँ वहाँ से मैं भी ले लूंगी जहाँ से ये लाई है, वरना वो क्या है ना, मेरा सेट खराब हो जाएगा ना कटोरियों का। कोई नहीं, मैं बहू को कह दूंगी, वो खुद ही ला देगी। सुमन के बोलने के बाद राधा इतना ध्यान नहीं देती। कुछ देर बाद राधा किचन में जाती है और 2 दिन बाद दोपहर के समय जब कावेरी सो रही थी उस वक्त निशा उनके घर में आती है और हॉल में बैठी सुमन से बोलती है, अरे सुमन आंटी नमस्ते। मैं ये कह रही थी ना कि आपके पास थोड़ा सा गरम मसाला होगा, मुझे चाहिए था। वो क्या है ना, मेरे घर पे ना अचानक से मेहमान आ गए हैं और जब मैं खाना बनाने गई तो मैंने देखा कि गरम मसाला ही नहीं है, तो मैंने सोचा कि आपसे ही ले लेती हूँ थोड़ा सा, और शाम को राशन आएगा तो मैं आपको दे दूंगी। अरे ये भी कोई पूछने की बात है क्या? देख वो रसोई है ना, वहाँ से देख ले बहू मेरी क्या क्या लेकर आई है रसोई में। और हाँ, मुझे नहीं पता कि गरम मसाला कहाँ रखा होगा, तू एक काम कर खुद जाके ले ले। अच्छा कोई नहीं, मैं देख लूंगी। निशा रसोई में मसाला लेने जाती है। जो मसाला लेकर वापस आती है तो कहती है, आंटी मुझे मसाला तो मिल गया, पर आपसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ हाँ बोल ना। आपकी रसोई में जो मसाले के डब्बे है ना,
वो मेरे नए मसालों के डब्बे के जैसे हैं। और मैंने ना 30 सेट डब्बे मंगाए थे, जिसमें से सिर्फ 28 डब्बे बचे हुए हैं और 2 ना गायब है। और आपकी रसोई में जो ये 2 डब्बे है ना, वो मैंने कावेरी को दिखाए थे क्योंकि ये मेरे जैसे हैं। निशा की बात सुनकर सुमन समझ गई थी कि वो क्या कहना चाहती है, जिस पर वो निशा को डब्बे वापस करके वहाँ से भेज देती है। कुछ देर बाद जब कावेरी उठकर चाय बनाने जाती है तो अपने 2 डब्बों को गायब देखकर बोलती है, मेरे लाए हुए डब्बे कहाँ गए? यहीं तो थे। जिसके थे वो ले गई। पीछे मुड़कर कावेरी अपनी सास को ये बोलते हुए सुनती है तो हैरान रह जाती है। माँ जी, बहू, मैंने तुझे ये रसोई मेहनत की कमाई से भरने के लिए कहा था, ना कि लालच से। तुझे रसोई संवारने का शौक है ना, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू दूसरों की चीजें चुराकर अपने घर में लेकर आ जाए। ये लालच रसोई से नहीं बनती है, और अगर तू ऐसे ही काम करती रही ना, मेरे बेटे को कुछ भी नहीं पचने वाला और ना ही तरक्की होगी। सुमन की बात सुनकर कावेरी को अपनी गलती समझ आती है और वो सुमन से माफी मांगती है और यहाँ वहाँ से उसने जो सामान लिया हुआ होता है सभी को वापस करती है। अब से उसे अपनी रसोई के लिए जो भी चाहिए था उसके लिए वो अपनी सास से पैसे मांग लेती।